दोस्तों आज पेश है कपाल फोड़। ये एक और चित्र है दोस्तों। गांव में अकाल पड़ने के कारण पंडित गोविंद स्वामी अपने छोटे दो बच्चों के साथ काशी रवाना होता है। लेकिन रास्ते में उसका छोटा पुत्र बिछड़ जाता है और राक्षस बन जाता है। काशी के व्यापारी समुद्र दत्त गोविंद स्वामी के आश्रम आश्रम ही नहीं देता बल्कि उसे आश्रय ही नहीं देता बल्कि उसे अशोक दत्त को पढ़ा लिखा कर योग्य भी बनाता है। अशोक दत्त के गुणों से प्रभावित होकर काशी नरेश उसे अपना अंगरक्षक बना देते हैं। और एक रात जब काशी नरेश के साथ शमशान से होकर गुजर रहा था तो उसकी टक्कर विद्याधर लोक से आई मायावी रमणा से होती है। अशोक दत्त उसकी एक पायल छीन कर महारानी को देता है और महारानी दूसरे पैर की पायल मंगाती है। वह उसे दूसरी पायल लाने का वचन देकर शमशान की ओर चल दे पड़ता है। मायावी रमणा से उसी फिर से भेंट होती है। पायल देने के लिए वह अशोक को अपने लोक ले जाती है और तभी ओदरी चंद्रमुंड की निगाह उस पर पड़ जाती है। वह सब साधना के द्वारा मायाविनी को पकड़ना चाहता है लेकिन असफल रहता है। अमावस्या की रात में पड़ा। अब आगे पढ़िए। मायावी रमणा बहुत तेज गति से उड़ रही थी लेकिन अशोक दक्ष दिमाग उससे भी तेज गति से क्रियाशील था। कहीं यह मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दे। मायावी किंतु मायावी ने उसे विचार पढ़ लिए। डरो नहीं योर नौजवान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वो तो ठीक है लेकिन कितनी दूर और है तुम्हारी नगरी? वो देखो सामने दिखाई पड़ रही है। कुछ देर बाद लो हम पहुंच गए विद्याधरों की नगरी सिंगरपुर में। और शंख प्रवेश द्वार खोलो। असव राज नृत्य की, की लेकिन अंदर तुम जा सकते हो। अंदर सिर्फ तुम जा सकती हो। नहीं, यह नौजवान भी मेरे साथ जाएगा। बेशक पर यह मानव है। मानव का इसमें प्रवेश की मनाही है असुरलोक में। फिर भी अगर तुम इस मानव को अंदर ले जाना चाहती हो तो तुम्हें महाराज कपाल फोड़ से आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं आज्ञा लेकर अभी आती हूँ। अशोक, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, कहकर मायावी रमणा जल्दी ही नगर में प्रवेश कर गई और महाराज कपाल फोड़ के महल में जा पहुंची। उसे देख कर, ओह महाराज, मैं आपका प्रिय नृत्य की रमणा। आह, तुम्हें सुरक्षित लौट का देख कर हमें खुशी हुई। तुम बच गई उस दुष्ट मानव से अपनी चतुराई से महाराज। हमने तुम्हारे बारे में बहुत चिंता थी किंतु वहाँ गई किस लिए थी? अपने पूर्व जन्म की याद ताज़ा करने के लिए। विद्याधर बनने से पूर्व मैं उसी नगर में रहता थी। इसीलिए मैं अमावस की रात उस महा रम महाशमशान में जाती हूँ। अजीब बात है, तुम्हें अभी तक याद है कि तुम पूर्व जन्म की घटनाएं हर विद्याधर को याद रहती है। आपको क्या आपको याद नहीं? हमें तो कुछ याद नहीं। आपने कोशिश नहीं की होगी, जरूर याद आ जाता। रमणा इतना कहने पर सोच में पड़ गया। कपाल खोड़ कौन था मैं? मेरे पूर्व जन्म में इतिहास क्या था? क्या मैं आरंभ से ही यहीं था या फिर किसी और लोक में आया हूँ? कौन था और कौन था मैं? कौन था मैं? सोच सोच कर उसका दिमाग चकराने लगा परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। एकाकी उसकी मुखमुद्रा में परिवर्तन हुआ। और बंद करो यह बकवास, हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। मूर्ख स्त्री, तू मेरे पूर्ण काल की बात बता कर अपनी सजा से बचना चाहती है। महाराज किस मक्कार स्त्री, तूने विद्याधरों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। मायावी शक्तियों से होते हुए भी तू एक साधारण मानव से पराजित हुई कि अकदा
पराजित हुई। तू सजा की हकदार है, तुझे इसी समय शक्तियाँ छीन लेते हैं। स्वर्ण कपल सोख ले इसकी सारी मायावी शक्ति। नाय आह। और कुछ क्षण बाद हा एक साथ एक साधारण नारी है तेरी, सभी शक्तियां स्वर्ण कमल में कैद हो गई हैं। अब बारी है उस मानव की जिसे तू विचार विद्याधर लोक में की शक्ति को ललकार रहा है। बता कौन है वह कीड़ा? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम स्वयं पता कर लेंगे। प्रहरी प्रहरी आदेश महाराज, पृथ्वी से उस व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसने रमणा को बंदी बनाया था। पर वह संग तुम क्षमा चाहता हूँ महाराज, राजनृत्य की एक मानव के साथ आपसे नगर में प्रवेश की आज्ञा लेने आई थी। बहुत देर तक हो गई तो आपके पास आना उचित समझा। क्यों रमणा? कौन है वह व्यक्ति? हम समझ गए, वह जरूर वही मानव होगा जिसने तुम पर अधिकार कर लिया था। शंख ले जाओ इसे और उस शंख ले आ, जाओ इसे और उस मानव के साथ सर्पलोक की गुफा में फेंक दो। क्षमा कदापि नहीं, क्षमा कर दे, इतना बड़ा कड़ा दंड मत दीजिए। और शंख समरणा को लेकर द्वार की ओर गुजरा। जैसे बेचारे रमणा बहुत बुरा हुआ इसके साथ। यह खबर जल्दी ही रमणा की छोटी बहन विद्यु प्रभा के पास पहुंचानी होगी। दे दूं, शायद उसकी कोई राह सहायता कर सके। और उतना सोच वह बाहर की तरफ भागी। इसी बीच काशी नरेश के महल में, महाराज आपके बेटे के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। काश कहाँ है हमारा अशोक? हम बहुत चिंतित हैं उसके लिए। तभी काशी नरेश की जय हो। हाँ महाराज, अदोरी चंद्रचूड़ आपसे इस समय शमशान में है। प्रहरी कुछ पता चला कि ओदरी का मौजूद है। आप लोग चलिए, मैं उस ओदरी को अभी संपर्क करना आवश्यक है। और सिद्धि शमशान में। महाराज बेरा, ओदरी अपनी साधना में विलीन है, उसे अपनी साधना समाप्त कर लेने दो, तब तक हम यही प्रतीक्षा करते हैं। प्रकट हो बेताल राज। कुछ क्षण बाद बेताल उपस्थित है। आज्ञा दो। विद्याधर लोक पर जा उस मायाविनी को खोज कर ला और मेरे भाई की मौत की जिम्मेवार है। जो आज्ञा। दूसरे क्षण कड़ाक और सितम रह गए काशी नरेश। अब मेरे बेटे का क्या होगा? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और इस बीच राजा की आज्ञा का पालन करते शंख अपने इष्ट देव तेरे को याद कर ले नर्तकी, और मानो तू भी। और फिर चलो, कुछ समय बाद इन दोनों की मौत निश्चित है। और तभी हे हे ए अगर यह स्त्री मर गई तो मेरे आने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसे बचाना होगा। हा 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 हा। ठीक ठीक ठीक। और हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पर तुम कौन हो? बेताल। लेकिन हमें बचाया क्यों? काशी के शमशान का बेताल। बचाना पड़ा ओदरी चमुन्नत के लिए, जिसे अपने भाई की मौत का जिम्मेवार हो। मैं नहीं। मैं तो प्रेम करती थी सेतु से। उसकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। यहाँ आते समय उसे घबराहट में मेरा पैर हाथ छोड़ दिया और वह गिर कर मर गया। जो कुछ कहना है ओदरी बाबा से कहना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके सामने, वह मुझे मार डालेगा। क्या? और फिर अशोक दत्त बीच में आ गया रमणा और बेताल की। मेरे रहते तुम इसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुच्छ मानो तेरी यह हिम्मत अभी रास्ता रोकता है। कहने के साथ ही धड़ा। नहीं। अच्छा, भागना चाहती है, भाग कर जाएगी कहाँ? तभी
खड़ा। ओह! यह हरकत देखकर क्रोधित हो उठा बेताल और उसने छोड़ने लगा अपनी जादुई शक्तियाँ। और मरघट की कीड़े मायावी शक्तियों मेरी बहन से छिन गई, मुझसे नहीं निगल जाऊंगी तुझे तेरी सारी शक्तियाँ। और तभी विद्युत प्रवाह, बहुत हो गया, मुझे माफ कर, हो गया, अब माफ कर दो इसे। जा, किया माफ। भाग जा बेताल, फिर कभी किसी विचारधर से टकराने की जरूरत मत कीजिएगा। और अगले ही क्षण विद्युत प्रवाह, मेरी बहन तो ठीक समय पर पहुंची, अगर तू न पहुंचती तो बस बस सब कुछ जान चुकी हूँ देवी दीदी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। शुक्रिया दामिनी। मैं चली विद्युत प्रभा। राजा ने जरा भी भनक लग गई तो वह मुझे मरवा देगा। दामिनी वहां से चली गई। तत्पश्चात विद्युत प्रवाह बहादुर नौजवान से मिलो। इसका नाम अशोक दत्त है, अति सुंदर, बेहद। यह वही नौजवान है जिसने मेरी पायल छीन ली थी। ओह, अब समझ गई, पहले कहीं और चलो, इस जगह सुरक्षित नहीं है। अगले ही पल कुछ देर बाद, अरे यह कौन सी जगह है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। यहाँ विद्याधरों को आना मना है दीदी। यह गंधर्व राजा चित्रसेन की आराधना स्थली है। लेकिन मेरी बात और है। मैं शिया हूँ, मैं गंधर्व रा, राज की। ओह, लेकिन मेरा उद्देश्य तो अधूरा रह गया। कौन सा उद्देश्य? मैं रमणा ने सारी बात अपनी बहन को बताई। सुनकर पायल भी मिल जाएगी और आपको मुसीबत में पहुंचा भी आपको मुसीबत पहुंचा भी दिया जाएगा, सुरक्षित पहुंचा भी दिया जाएगा। लेकिन आपको मेरी बहन की छीनी गई मायावी शक्तियाँ वापस दिलवाने में मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। मेरी बहन की मायावी शक्तियाँ स्वर्ण सरोवर के में फेंक एक स्वर्ण कमल में बंद है। आपको वह स्वर्ण कमल लाना होगा। अवश्य लाऊंगा, बस मुझे उस सरोवर तक पहुंचा दो। अरे रुको, पूरी बात सुन लो, इतना आसान नहीं है वह काम। फिर रमणा ने उसे स्वर्ण सरोवर की और उसमें मौजूद स्वर्ण कमल के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर विद्युत प्रवाह, किसी तरह मुझे उस सरोवर तक पहुंचा दो, शेष काम मैं स्वयं कर लूंगा। अवश्य आज रात तंत्र शक्तियों का प्रयोग करके एक तलवार देकर तुम्हें वहां छोड़ दूंगी। और रात को दोनों विदा। अशोकदत्त, ईश्वर तुम्हारी सफलता प्रदान करे। और सरोवर के निकट पहुंचकर जल्द में वह देख रहे हो झिलमिलाते सितारे, वही स्वर्ण कमल है। ये तो हजारों की संख्या में है, मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा कमल में कैद है रमणा की मायावी शक्तियाँ। इससे पहले विद्युत प्रवाह जवाब देती, अंधेरे में गूंजी एक कर्कश आवाज, तुम झाड़ियों के पीछे कोई है, तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ चंपक। सुनकर सन रह गई विद्युत प्रवाह और अशोक दत्त। ओह, मारी गई, हमारी खबर लग गई है राक्षस पहरेदारों को। ओह, धोखे का प्रश्न ही नहीं, मैंने सरसराहट की आवाज सुनी थी। आओ देखते हैं। वैसे मुझे तो भी यकीन नहीं आता कि कोई यहाँ आ सकता है। मैं चली, पकड़ी गई तो बेमौत मारी जाऊंगी। अगले ही पल, देखो चोर भाग रहा है, मैं उसे देखता हूँ, तुम झाड़ियों की तलाशी लो तत्काल ही, बचकर कहाँ जाएगी भगोड़े। और दूसरी ओर सिर दी, पकड़ा गया तो खैर नहीं, मरने से पहले मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लूँ। यह रहा चोर, पकड़ो, सरोवर में दाखिल न होने पाए। लेकिन अरे, यह तो कूद गया सरोवर में, रोको, वह स्वर्ण कमल न तोड़े। दो राक्षस सरोवर में कूद गए और शुरू हुआ आंख मचौली का खेल। वह गहरा और तेज। गंगा मैया, बहुत दिनों तक तैरने का अभ्यास किया है, मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। कुछ देर बाद, ओह, स्वर्ण कमल। मायावी शक्तियों से भरा स्वर्ण कमल हाथ में आते ही स्वयं अनोखा परिवर्तन महसूस करने लगा अशोक दत्त। ओह सत्यानाश,
यह हमारी तरफ मायावी हो गया है। और आओ आगे बढ़ो, मैं तैयार हूँ तुम मुकाबला करने के लिए। लेकिन आह खचाक, दोनों राक्षस मौत के मुंह में समा गई। अब बाकी स्वर्ण कमलों पर भी कब्जा कर लो। और उसने सारे स्वर्ण कमल तोड़ लिए। अब देखता हूँ राक्षसों के पैरी को। और फिर जैसे ही किनारे पे पहुंचा, मारो काटो छीन लो इससे स्वर्ण कमल। आओ मैं तैयार हूँ और तुम्हारे स्वागत के लिए। लेकिन कोई राक्षस प्रहरी सतर्क थे। ओह, बच गया। यह तो विनाश हो कर कर डालेगा। महाराज को खबर करनी चाहिए। दुआई हो महाराज। राजमहल में क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? हा हा हा। एक मानव ने, हाँ महाराज, वह मानव स्वर्ण ने स्वर्ण सरोवर में घुसकर सभी स्वर्ण कमल पर अधिकार कर लिया और उसमें राक्षसों को मार डाला। नहीं, नशा तो नहीं किया तुमने? सौगंध है महाराज। स्वर्ण कमलों में बंद मायावी शक्ति को पाकर वह अजय हो गया है और हमारे सभी अस्त्र शस्त्र बेकार कर दिए उन्होंने। यह सुनते ही मैं खुद निमटने लगा उस कीड़े से। अचानक ही हवा में प्रकट हुआ एक उसका हथियार और उड़ चला स्वर्ण सरोवर की ओर और भाग गए कायर। हा हा भागो। तभी, अब तुम मरेगा कीड़े, संभल। आह, लेकिन बेकार है कपाल फोड़, तुम्हारी कोई भी शस्त्र मुझे नहीं मार सकता। अगले ही पल ओह, अंधड़ अशोक के पास आते ही दो भागों में बट गया। तेरी शक्तियां मुझ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिम्मत है तो सामने आकर युद्ध कर। कपाल क्रोध ने स्वीकार की। तब विद्युत प्रभा राक्षस का पीछा छुटाकर वहां आ गई। तभी अशोक दत्त की आंखों से अग्नि किरणें निकली और कड़ाक, कपाल फोड़ का शरीर पिघलने लगा। तत्पश्चात उसके निकला एक खूबसूरत नौजवान। भैया विजय दत्त, तुम ठीक पहचाना। और पूर्व मिलन की मुबारक हो बेटी। आज तुम्हारे अभिश्राप की अवधि खत्म हो गई। अभिश्राप? हाँ, तुम दोनों को पूर्व जन्म में गंधर्व थे। एक अभिश्राप के कारण तुम मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा और उसी अभिश्राप के कारण विजय राक्षस बनकर विषधर लोक का राजा बना। आप कैसे जानते हैं सब? इसलिए कि मेरे अभिश्राप के कारण तुम राक्षस बने थे। आप कौन हैं योगीवर? युग गंधर्व का राजपुरोहित आचार्य चंद्र ललाट। प्रणाम आचार्य। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। एक प्रसन्न आचार्य जी, क्या आप हमसे समाई मायावी शक्तियाँ अब सदैव मेरे पास रहेंगी? नहीं, वे शक्तियाँ तुम्हारे मिलन के साथ ही समाप्त हो गई है। लेकिन एक रास्ता है। वह क्या रास्ता है आचार्य जी? इधर आओ बेटी। अशोक, यह तुम्हें हृदय से प्रेम करती है, इसे स्वीकार करो। मगर संकोच मत करो। यही तुम्हारे संगनी है पूर्व जन्म में। जो आदेश आचार्य। और तत्पश्चात अशोक दत्त, यह रही पायल। तुम्हारे लिए एक उपहार है विजय दत्त, स्वीकार करो। यह स्वर्ण कमल खाली खाली है, लेकिन सजावट के लिए बेजोड़ है। धन्यवाद। और विद्युत प्रभा नया जीवन मुबारक हो। ईश्वर ने तुम्हें सदा सुखी रखे। दीदी, तुम भी चलो हमारे साथ। मेरा स्थान नहीं है। मैं औदरी चंद्रचूड़ को जरूर समझाना कि उसके भाई की मौत की जिम्मेवार नहीं हूँ। कोशिश करूंगी दीदी। और अगले ही पल सिर दी काशी में पिता पुत्रों का सुखद मिलन हुआ। हे ईश्वर। अशोक बेटा, अशोक तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। अशोक बेटा, साथ में यह कौन है? आप खुद ही पहचानिए। मैं विजय दत्त हूँ पिताजी, आपका बिछड़ा हुआ बेटा। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह सपन नहीं है, सच है पिताजी। और अधोड़ के भविष्य भविष्य सच साबित हो गया। हमारा फिर से मिलन हो गया।
और अशोक दत्त का इशारा पाते ही तभी, अशोक दत्त तुम्हें नया जीवन, तुम जीवित हो महाराज, आपके आशीर्वाद से जीवित हूँ, मुझे बताइए क्या गुजरी तुम पर। अशोक ने ब्यौराबाद सारी बातें बता दी। हम बहुत चिंतित थे। अब ओदरी ने हमें डरा दिया था बेटा। अब छोड़ो बात, बीती बातें को, मैं समझा दूंगा उस ओदरी को। रानी माँ, यह रही आपकी पायल। ओह, और युगांधर लोक की एक अनमोल चीज अपनी बहन के लिए। धन्यवाद भैया। और अब सोहेल महल में रहने लगी एक परिवार के सदस्यों की तरह। काशी नरेश सभी को अपने राजमहल में ले गई। उसी रात राजमहल में एक सुयोजित कक्ष में, कहो प्रिय कैसी लग रहा है नए जीवन की शुरुआत, बहुत आनंद, बहुत हसीन। तो फिर ऐसा ही रूप बनाए रखना, तुम्हारे विद्याधरों वाला रूप पसंद नहीं। स्वीकार है स्वामी, ऐसा ही होगा। इतना कहकर विद्युतपुरा ने अशोक दत्त के सीने पर सिर टिका दिया। समाप्त दोस्तों।